हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE 2023 में देने वाले हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया स्टूडेंट बूट कैंप जो कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसमें इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स आपके लाइव सेशंस लेने वाले हैं। 7 डेज 22 एजुकेटर्स 30 सेशंस, यहाँ पर आप ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर्स देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो और विन करते हो तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 2 ईयर। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको दे रखा है डे वाइज कौन कौन से दिन आपको कौन से टीचर क्लास लेने वाले हैं। और हाँ, जब आप एनरोल करो तो एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ आप हमारा प्रोमो कोड स्मार्ट स्टडी क्लासेज जरूर यूज करना स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ये हमारा प्रोमो कोड है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी से हमने बोला था कि 10 दिसंबर के बाद आपके प्रीवियस पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आज से हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी से हमने बोला था कि 10 दिसंबर के बाद आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रीवियस पेपर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट आज से हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रीवियस पेपर करने वाले हैं। और ये प्रीवियस पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिलेबस के साथ साथ आपको ये जरूर करने चाहिए, क्योंकि बिना इनके आप 90+ इसको नहीं कर सकते हो। और ये सभी हिंदी बोर्ड के लिए, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, MP से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के बच्चे इनको जरूर देखना। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, हम प्रीवियस पेपर करा तो यूपी बोर्ड कराएं, बट जो क्वेश्चंस है बच्चों वो आपके पेपर में भी आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो तो सेम रहेगा, केवल जो पेपर का पैटर्न है वही तो डिफरेंट होता है। जब सिलेबस सभी का एक जैसा है तो पेपर का पैटर्न चेंज होगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही आते हैं बच्चों। ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये सभी बोर्ड के बच्चे इस सीरीज को जरूर देखना अगर आपको 90+ चाहिए तो। और ये सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगी। जो सिलेबस वाली वीडियोस हैं उसके साथ साथ आपको ये सीरीज जरूर देखनी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर 90+ चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हम सेट 1 जो है, जो 2020 का XS है, ठीक है ना, ये सेट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सभी बच्चे एक एक प्रीवियस पेपर खरीद लो, ठीक है ना, किसी भी पब्लिकेशन का खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपसे कहूँगी यही खरीदो, क्योंकि तो क्वेश्चन सेम होंगे, प्रीवियस पेपर सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो सबसे पहले आप सभी को पता है खंड A होता है। खंड A में बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और कितने आते हैं जानते हो? 6, और 6 के 6 कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, इसका का, तो इसमें कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो आप सभी को विद्युत फ्लक्स में आप सभी को मैंने पढ़ाया था फाई E बराबर बच्चों EA cos थीटा। हमें केवल मात्रक पूछा है, तो यहां पर देखो 2 मात्रक मैंने आपको बताए हैं। E का मात्रक आपको पता होगा न्यूटन पर गुलाम होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो विद्युत फ्लक्स का बच्चों ये होता है। एक और आप सभी को पता होना चाहिए, E का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से आप मीटर काट दोगे तो क्या मात्रक बन जाएगा? 1 वोल्ट इंटू मीटर। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा हमारा सही है बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन आपका का क्वेश्चन का सही होगा, वोल्ट इंटू मीटर। सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर है? और मेरे को यहां पर क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, ये एक अनसोल्ड पेपर 30-35 रुपए का खरीद लो, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, खा क्वेश्चन इसमें कह रहा है बच्चों कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाला एक तार है और इसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज ABC। 24 ओम का तार था तो ये 8 ओम, ये 8 ओम और ये 8 ओम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है किन्हीं 2 शीर्षों के बीच, कोई भी 2 शीर्ष ले सकते हो आप, AB ले सकते हो आप, AC ले सकते हो आप, BC ले सकते हो, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच आप प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो या तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो मैं AB के बीच निकालूंगा, A और B के बीच में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहता हूं बच्चों, तो A से अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ इधर, और जितनी धारा बच्चों इसमें जाएगी घूमकर उतनी इसमें आने वाली है। तो ये 8 और ये 8 ये बच्चों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। कैसे हो जाएंगे? श्रेणी। तो R बराबर 8 + 8 बराबर 16 ओम, ये 16 और ये 8, इनको आप जोड़ोगे समांतर क्रम में। आप सभी को पढ़ा चुका हूं। तो 1/r' बराबर 1/16 + 1/8, एलसीएम कितना आएगा? 16। तो 1 8 दूनी 16, तो 1/r' इज इक्वल टू
3/16। तो R' का मान बच्चों उल्टा करोगे कितना आ जाएगा 16/3 ओम। देख लीजिए जरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही है 16/3 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी खुद भी, मैं आपको करा दे रहा हूं उसके बाद खुद भी करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये आपका ग क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R आपको दे रखा है 100 ओम, मतलब प्रतिरोध R कितना दे रखा है 100 ओम। उसके बाद XL 1 ये XL होगा, ये दे रखा आपको 200 ओम, 200 ओम। उसके बाद बच्चों XC धारितीय प्रतिघात XC आपको दे रखा बच्चों इसने 200 ओम, और ये श्रेणी क्रम में है तो हमारा L C R परिपथ हो गया। अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो हमारा कौन सा सर्किट हो गया LCR, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो LCR सर्किट में आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कलांतर, तो V व I के बीच हमको बच्चों निकालना है कलांतर, V व I के बीच क्या निकालना है कलांतर, फाई का मान। और आप सभी को ये सूत्र भी पढ़ा चुका हूं मैं, tan phi बराबर XL माइनस XC/R। XL का मान देखिए जरा कितना है 200, माइनस XC का मान कितना है 200 बटे R का मान कितना 100, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। अब एक चीज बताइए, tan में 0 मान किसका होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। इसका जो भी राइट आएगा वही आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो जानते हो यार, इंटर में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये आंसर खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो घा क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर आप सभी। ये कह रहा है यदि ध्रुवण कोण आपका अल्फा है, ध्रुवण कोण को हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं, तो IP आपको दे रखा बच्चों अल्फा, और क्रांतिक कोण को C से लेते हैं, तो ये आपको दे रखा है इसने बीटा, ठीक है, क्या दे रखा है बीटा। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बच्चों आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, n बराबर होता है tan IP, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे, ठीक है। n बराबर क्या होता है tan IP, जिसे हम ध्रुवण ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं, ब्रूस्टर लॉ है, और ये IP ध्रुवण कोण होता है। और n बराबर आप सभी को पता होगा 1/sin होता है, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे पढ़ा चुका हूँ आप सभी को मैं ऑप्टिक्स में ये। अगर हम दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें समीकरण 1 व 2 से, करिए n की दोनों वैल्यूज हैं, तो क्या हो जाएगा tan IP इज इक्वल टू 1/sin C, यही तो हो जाएगा बच्चों। अब IP की जगह आप अल्फा लगाओगे और C की जगह बीटा लगाओगे, ठीक है। चलो यही लगा दीजिए, tan IP की जगह क्या लगाना है आपको अल्फा इज इक्वल टू 1/C की जगह आपको क्या लगाना है बीटा, तो sin बीटा, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए जरा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है बच्चों, tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी आंसर हुआ करेगा हम उसे 3 या 4 या 5 पार्ट में कराने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। और ये सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगी। देखो सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये सीरीज रहेगी, क्योंकि देखो सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस तो हम लोग कराई रहे हैं, टेंशन ना लो, दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, बट ये सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी थी आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये सीरीज आपको कहीं और देखने को मुश्किल ही मिलेगी, ठीक है। कोई चैनल आपको प्रीवियस पेपर कराने का प्रयास करेगा, बट यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे हम, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं, आपको नहीं पता है कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें पता है बच्चों यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ही वेग से गतिमान है, निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, तो लैम्डा बराबर होता है बच्चों h/mv, ठीक है। सभी का वेग समान है और h कांस्टेंट है, तो ये सभी का समान होगा, तो लैम्डा जो है ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चों m पर। अब किस कण के लिए ज्यादा होगा, तो जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा, जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इस सूत्र के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में बात करें तो सबसे कम जो द्रव्यमान है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और जितने भी बचे हुए यहाँ पर कण आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, इन सभी का लगभग समान होता है 6.67 इंटू 10⁻27 kg। बट सबसे कम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे ज्यादा जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन की होगी। किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चा है इसका,
ये क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया गया है वैसे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? न्यू। और निरोधी विभव है बच्चों वी नॉट। तो हमसे कह रहा है कि जो अगर हम इनके बीच वक्र खींचे तो उसकी जो ढाल होगी, आपको यहाँ पर ढाल का मतलब टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर बच्चों यहाँ पर आपको सूत्र याद रख लेना है H/E, ठीक है ना। इस सूत्र को आप तैयार कर लेना। और यहाँ पर शायद बी में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप सभी को तैयार कर लेना बच्चों। वैसे तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये होता है आपका। इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। यह है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके 100 टाइप क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। मतलब परिभाषा हमको बतानी है। आपका खंड बा यहां से बच्चों स्टार्ट हो जाता है और इसके सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी एक एक नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट होगा हमारा, इसका का क्वेश्चन, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो बच्चों देखो, अवतल लेंस के अगर हम द्वितीय फोकस की परिभाषा की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझा दे रहा हूँ। ये हमारा अवतल लेंस है और ये इसकी होगी मुख्य अक्ष, और ये बीच में क्या होता है आप सभी जानते हो शायद, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में, ठीक है। ये अब देखो क्या होता है कि अब अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं, ये सभी क्या है? प्रकाश किरणें हैं, जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, इससे टकराएंगी। ऐसे करके आप दिखा दीजिए, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए चल जाएगा। अब ये लेंस से टकराने के बाद क्या होता है? फैल जाती हैं। तो ये किरणें ऐसे करके फैल जाएंगी, ये किरणें ऐसे करके फैल जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको फैला हुआ दिखाओगे और जब इनको कहीं पीछे लेके जाओगे तो ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। ऐसे करके आप यहाँ पर डायग्राम बना लीजिएगा, डैश 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 ऐसे करके। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये है आपका द्वितीय फोकस। क्या है बच्चों? ये द्वितीय फोकस है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आप डेफिनेशंस को खुद बनाना सीखो। तो लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो आप आसानी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख लोगे, क्या लिखना है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और ये डायग्राम बना देना। मेरे अगर मैं ही मानो तो 1 नंबर में तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम आपका टाइम ले जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लेना जो मैंने बोला है, और वैसे भी मैं आपको लिखा चुका हूँ ये सारी डेफिनेशन जब मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई थी, ठीक है। दूसरे का खा क्वेश्चन आप देख लीजिए बच्चों। इसमें कह रहा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा बच्चों। लैम्डा होता है हमारा 6 स्थिरांक, तो 0.693 अपॉन, यहाँ पर आप इसको टी हाफ से भी दिखा सकते हो और कैपिटल टी से भी दिखा सकते हो, चलेगा। लैम्डा क्या है? यहाँ पर 6 स्थिरांक है, 6 नियतांक कह सकते हो, 6 स्थिरांक कह सकते हो। और जो टी हाफ हमने यहाँ पर दिखाया बच्चों, ये आपका कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है। ये है बच्चों आपका अर्ध आयु काल। ये क्या है? अर्ध आयु काल। और टाउ बराबर होता है बच्चों औसत आयु है, टाउ बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा। टाउ बराबर क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा। और टाउ बच्चों यहाँ पर क्या है? औसत आयु। क्या है बच्चों? औसत आयु। लैम्डा की वैल्यू ये वाली जो है यहाँ पुटअप कर दोगे आप। टाउ बराबर 1 अपॉन 0.693, तो लैम्डा वो टी हाफ आपको ऊपर पहुंच जाएगा इंटू टी हाफ। टी हाफ कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। और जब आप 0.693 से 1 को काटोगे तो ये आएगा आपको बच्चों 1.44। कितना आएगा? 1.44। आप काट के देख लेना, इंटू टी हाफ। तो ये होता है बच्चों औसत आयु और अर्ध आयु काल में संबंध, कि जो औसत आयु काल है वो अर्ध आयु काल का 1.44 गुना होता है। तो जैसे मैंने बताया वैसे आप इसको करके देख सकते हो, अदरवाइज आप ये सूत्र तैयार कर लो। ये औसत आयु और अर्ध आयु काल में रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। चलो गा क्वेश्चन में यहीं पे बता दे रहा हूं आप सभी को। ये कह रहा है कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाए। मतलब कार्यफलन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। कार्य
फलन। वर्क फंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, वर्क फंक्शन। डेफिनेशन क्या है तो आप यहाँ लिख लेना, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, कोमा धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आपको सूत्र याद रख लेना, एक सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट। यहाँ पर जो न्यू नॉट है बच्चों ये दहली आवृत्ति होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, पहले आप ये गा क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे। फिर बाद में मत कहना कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ठीक है, बिठा दे इसको। चलिए, और ये सीरीज आपकी रेगुलर बेसिस पे चलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं सीरीज में। चाहे आप कुछ देखो या ना देखो, बट इस सीरीज को आप जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि अब होगा धमाका। ठीक है, चलिए, और थोड़ी अब बड़ी बड़ी वीडियोस आपको मिला करेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हुआ करेंगे, उनको सभी को मैं सॉल्व कराना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आप घ क्वेश्चन, वॉट इन धारा। वैसे तो मैं आपको करा चुका हूँ वॉट इन धारा, बट यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वॉटलेस करंट कहते हैं इसको, वॉटलेस करंट। ठीक है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व है अथवा केवल धारिता है, तो वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इस कंडीशन में औसत शक्ति क्षय निकालें तो P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये आपका सूत्र होता है। 90 लगाओगे फाई की जगह, क्योंकि कलांतर आप कितना ले रहे हो यहाँ पर 90 डिग्री, तो VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90। बच्चों cos 90 का मान सभी को पता होगा 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसका मतलब है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व है अथवा केवल धारिता है, तो धारा तो इन सर्किटों में प्रवाहित होगी, लेकिन जो औसत शक्ति क्षय है वो कितना होगा बच्चों? 0। ऐसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टहीन धारा। ऐसी धारा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टहीन धारा। स्पष्ट है कि इन परिपथों में धारा तो प्रवाहित होगी, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पर। स्पष्ट है कि इन परिपथों में धारा तो प्रवाहित होगी, धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय 0 होगा, मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ऐसी धारा को वोल्टहीन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टहीन धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टलेस करंट पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इसको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है आपका विभव प्रवणता। इसकी डेफिनेशन तो शायद सभी बना लोगे। विभव प्रवणता सभी को मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। क्या लिखोगे इसमें विभव प्रवणता में? कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, लिख लेना आप सभी इसे। तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपको तो सारी चीजें तैयार करके जाना है। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होगा बच्चों, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये शॉर्ट हेडिंग है, आप इसको तैयार कर लेना। वैसे तो हम आपको करा चुके हैं। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना जो आपके लिए नए हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपने उनको नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, चलो अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता है, जिसके में डेफिनेशन लिखनी है। धारा सुग्राहिता, ये भी क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूं, और वही सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां लिखोगे चल कुंडली धारा मापी की, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता।
देखो मैंने आपको चल कुंडली धारामापी पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर आपको पता होगा तो, एक धारा सुग्राहिता और एक मैंने आपको बताई थी बच्चों वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा क्या उसने, धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता जो है वो कुंडली में प्रवाहित ये सारे क्वेश्चन आज ही तैयार कर लें जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनमें आप डिले मत करना। कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप, क्या, प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, के बराबर होती है। क्या बराबर होती है बच्चों, धारा सुग्राहिता। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि चल कुंडली धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है वो कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, अगर हमने प्रति एकांक धारा प्रवाहित की है तो प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। और अगर हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखो धारा सुग्राहिता IS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, SI भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, IS भी दिखा सकते हो, SI भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको तैयार हो गया डेफिनेशन कि अगर कोई चल कुंडली धारामापी है और उसकी धारा सुग्राहिता की अगर हम बात कर रहे हैं, और आपको मैंने एक सूत्र भी लिखाया था, अगर आपको पता होगा तो बच्चों, IS बराबर φ/I, पता है नहीं पता, अरे पता होना चाहिए यार, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और आगे मैंने इसको कन्वर्ट भी किया था NAB/C में। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, इसको अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि N क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में बता चुका हूँ बच्चों। N कुंडली में फेरों की संख्या, जो A है बच्चों वो कुंडली के अनुप्रस्थ परीक्षित का क्षेत्रफल होता है, और जो B है ये आप सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा, और बच्चों जो C है ये ऐंठन बलयुग्म होता है। क्या होता है, ऐंठन बलयुग्म। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो, इसको आप तैयार कर लेना, इस सूत्र को भी तैयार कर लेना। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलो मिटा दे इसको, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप तैयारी अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए इनमें से अब। ठीक है, चलिए, तो बी खंड बा जाता वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो खंड सा है बच्चों वो डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये क्वेश्चंस तो आप अच्छे से लगा लेना बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करने का प्रयास करना, जिससे हर बच्चा इनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में से आपको आंसर नहीं करा रहा बल्कि एक तरफ से आपको सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब डाल लीजिए खंड सा, ये खंड सा में सारे क्वेश्चंस बच्चों 2-2 नंबर के होते हैं, खंड सा। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टार्ट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, मतलब हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल और केवल प्रेरकत्व जोड़ रखा है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल और केवल प्रेरकत्व दिखा दोगे, और यहाँ पर आप दिखाओगे V बराबर V0 sin ωt, ये आपका प्रेरकत्व। और उसके बाद कह रहा है धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि अगर हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल और केवल प्रेरकत्व जोड़ रखा है तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अर्थात वोल्टेज और धारा के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। आप लिख सकते हो यहाँ पर, यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल प्रेरकत्व जोड़ा गया है तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या फिर हम एक और भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो धारा है वो वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। तो जैसे चाहे वैसे कह सकते हो, थप्पड़ गाल पे ऐसे मारो लगेगा गाल पे। ठीक है, वही बात होती है, तो कैसे भी आप लिख सकते हो। आगे इसने बोला है कि प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए, तो XL बराबर क्या होता है, ω/L, और ω बराबर क्या होता है 2πf, तो 2πfL। आपको ये सूत्र भी तैयार कर लेना है प्रेरण प्रतिघात के लिए। उसने बोला है 1 नंबर आपका इसके लिए होगा बच्चों कि इनके बीच कितना कलांतर होगा, तो 90 डिग्री का कलांतर होगा। अगर वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर की बात करेंगे तो कितना कलांतर होगा, 90 डिग्री का कलांतर होगा। अगर ये पूछा कौन अग्रगामी होगा तो वोल्टेज अग्रगामी होगा, बता चुका हूं आप सभी को बहुत अच्छे से मैं। चलिए खा क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब इसमें कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है लैम्डा 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा का जो मान है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखो E बराबर बच्चों होता है hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, इससे आप इसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, सारी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴। C का मान प्रकाश की चाल सभी जानते हो, 3 × 10⁸ बटे, उसके बाद आपको दे रखा है लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁷। कैलकुलेशन करना जानते हो ना, तो आप जो कैलकुलेशन करोगे इनका मल्टीपल कर लेना, 19.8 आएगा, 34 में से 8 घटाओगे तो 26 बचेगा, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर बच्चों आपकी ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव बटे 5। तो 19.8 अपॉन 5 इंटू 26 में 7 गया, 10⁻⁻19। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आंसर आपका आ गया जूल में, बट उसने पूछा हमसे क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करोगे यार, सिंपल सी चीज है, 19.8 इंटू 10⁻⁻19 और ये आपका 5 चल ही रहा है। आप क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कर दोगे डिवाइड, तो आपका जो वैल्यू बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ जाएगा। आप सभी को पता है यार, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, सभी को पता है। अगर मैं पूछूं कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कन्वर्ट कर दोगे कि 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही तो मैंने यहाँ पर किया है यार, जूल को मैंने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा ही तो किया है, कोई नई चीज़ तो मैंने की नहीं है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ख क्वेश्चन है। ग क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ बच्चों, समझ लीजिए क्या कह रहा है। यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण है वो एक दूसरे के बराबर है, मतलब लैम्डा एम जो है वो एक इक्वल है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब एन आपसे पूछा है बच्चों कि एन का मान कितना होगा, और आप सभी को पता है, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है तो एन बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। तो आप क्या करोगे, या लैम्डा एम की जगह ए लगा सकते हो, तो लैम्डा एम जहां पर भी है वहां पर ए यूज कर सकते हो बच्चों आप। तो साइन ए प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है ना, लैम्डा एम की जगह हमें क्या करना, प्रिज्म कोण उसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने वही कर दिया। तो ए प्लस ए 2a, तो साइन 2a अपॉन 2 बटे साइन a बाई 2। तो यहां से आप n का मान मुझे बताओगे बच्चों कितना निकल के आ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी सी चलो मैं और कर दे रहा हूं, 2 से 2 काट दोगे तो यहां पर आपको बचेगा केवल और केवल साइन a बटे, नीचे आप देख सकते हो साइन a बाई 2 है, क्या है, साइन a बाई 2। ठीक है, n का मान हमको बताना था बच्चों, बट मैंने यहाँ पर n की वैल्यू निकाल के रख दी है। अब साइन a बाई 2 है और यहाँ पर आपका साइन a है, तो n का मान बच्चों अब इस कंडीशन में कितना आएगा। जिन बच्चों को कैलकुलेशन करनी आती है वो करके मुझे बता सकते हैं, जिनको नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करना, अगर नहीं आए तो इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा दोबारा से, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, दिस इज योर होमवर्क, इसको आप करने का प्रयास करना, अगर हो जाए तो बेटर, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा था, अगर इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो क्या आने वाला है, चलो करके देख लेना, अगर आ जाए तो बढ़िया, नहीं ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा, फिर हम कल जो है नए नए क्वेश्चन और कराएंगे आगे के जो बचे हुए हैं। इसमें कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित, मतलब हमें एक डायग्राम दे रखा है घ, और हमें इसके लिए बूलियन व्यंजक बनाना है। ये हमको दे रखा है बच्चों कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, अभी आपने ये गेट्स शायद नहीं पढ़ रखे होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अभी। ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा है ये बच्चों आपका y, ये है आपका a, ये है b, और जिनको इसका नाम नहीं पता बच्चों, इसका नाम है नैंड गेट। क्या है, नैंड गेट। ठीक है, देखो 3 मूल लॉजिक गेट होते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये 3 आपके मूल लॉजिक गेट हैं, और इन्हीं को बारंबार यूज करके हम लोग 2 सार्वत्रिक गेट और बना लेते हैं। एक का नाम है आपका नैंड गेट जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, और एक और होता है आपका नॉर गेट। ठीक है, ये 2 सार्वत्रिक गेट और बना लिए जाते हैं। नैंड गेट जो है बच्चों ये एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और जो बच्चों नॉर गेट है ये बच्चों आपका और गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, बट हमसे पूछा है कि नैंड गेट की सत्यता सारणी, तो देखो ट्रुथ टेबल अगर आपको बनानी है, थोड़ा सा आपको यहां पर बता दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, अगर आपको ट्रुथ टेबल बनानी है वो भी नैंड गेट की, तो बच्चों पहले है ना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और गेट का, एंड गेट का और नॉट गेट का।
क्योंकि जब तक आपको ये तीनों गेट अच्छे से तैयार नहीं है तब तक ना तो आप नैंड गेट को समझ सकते हो और ना ही बच्चों आपको नॉर गेट समझ में आने वाला, क्योंकि अगला जो उसने बोला है नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्यता सारणी। तो प्रतीक चिन्ह तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बना लोगे, ठीक है ना। दिक्कत आती है कहाँ पर, इसकी ट्रूथ टेबल बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है, हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये तो आपका प्रतीक चिन्ह हो गया नॉर गेट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो आप आसानी से बना लोगे। बट इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है, चाहे आपकी नॉर गेट हो या बच्चों आपका नैंड गेट हो, इनकी ट्रूथ टेबल अगर आपको जाननी है, बनानी है, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये तीनों मूल लॉजिक गेट पता होना चाहिए। और गेट हमारा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यार, बस ये और गेट हो गया आपका, लो ठीक है, ये आपका और गेट है ABY, ठीक है। एंड गेट की बात करूं तो बच्चों आपका ये एंड गेट हो जाएगा, ये आपका एंड गेट है ABY एंड, ये आपका और एक नॉट गेट होता है तो उसमें तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये आपका नॉट गेट है AY, ये नोट है। ये तीन मूल लॉजिक गेट हैं, ये तीनों के प्रतीक चिन्ह तो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। अगर ट्रूथ टेबल जाननी है बच्चों तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तभी आपके समझ में ट्रूथ टेबल बहुत अच्छे से आएगी। तो आज तो बस इतना ही रहने दो बच्चों। अगर आपको ट्रूथ टेबल बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और एंड नॉट गेट की बनानी आती है तो आप नॉर एंड नैंड की आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे आपकी तरह और भी छात्र इन वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।